मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, हिंदी रंगमंच का उद्भव और विकास की बात यहाँ हम कर रहे हैं। रंगमंच जिसकी उत्पत्ति बड़ी ही रोचक है। रंग शब्द का प्रयोग मंडप या रंग मंडप या नाटक मंडप के लिए किया जाता है। आचार्य रामचंद्र गुणचंद्र ने इसी अर्थ में इसको ग्रहण किया है। और मंच जो है एक अर्वाचीन शब्द है जिसका अर्थ है वह मंडप, वह कार्यस्थल जहाँ कोई प्रयोग अर्थात जहाँ कोई नाटक उसका अभिनय किया जाता है। रंग और मंच दोनों का अर्थ एक ही लिया जाता है, यानी जैसे ये मिलकर बना है रंग प्लस मंच, तो दोनों का वह स्थान जहाँ पर किसी नाटक को अभिनीत किया जाता है, उसको दिखाया जाता है। रंगमंच की उत्पत्ति सर्वप्रथम भारत में ही मानी जाती है और ऋग्वेद के कतिपय सूत्रों में यम, यमी और पुरुरवा और उर्वशी के कुछ संवादों में नाटक के विकास के चिन्ह मिलते हैं। अनुमान लगाया जाता है कि संवादों की प्रेरणा ग्रहण करके लोगों ने नाटक की रचना की और नाट्य कला का विकास किया। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र जो कि 8वीं शताब्दी में है, उसमें नाटक की शुरुआत मानी जाती है। लेकिन आधुनिक काल की अगर बात करें, प्रेरणा हमने वेदों में ली है। ऋग्वेद से हमने संवाद, सामवेद से गायन, यजुर्वेद से अभिनय, अथर्ववेद से रस, सभी को मिलाकर नाटक का निर्माण हुआ है। विश्वकर्मा ने रंगमंच बनाया है। इस प्रकार से रंगमंच की शुरुआत हुई है। और आधुनिक काल के रंगमंच का उद्भव और विकास जानने के लिए ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। जैसे हम इसको 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, स्वतंत्रता से पूर्व और पश्चात। अब स्वतंत्रता से पूर्व में 2 पार्ट हमने बना दिए, व्यावसायिक रंगमंच और अव्यावसायिक रंगमंच। ये अब स्वतंत्रता के बाद इप्टा यानी इंडियन प्यूपिल थिएटर और पृथ्वी थिएटर, ये दो चीज़ें हैं। आइए आगे ज़्यादा समय ना लेकर आपको जल्दी से जल्दी इनमें से निकाला जाए। स्वतंत्रता से पूर्व हिंदी रंगमंच की शुरुआत 1857 में नेपाल के माट गांव में अभिनीत विद्या विकल्प से मानी जाती है। 1871 में स्थापित एल्फ्रेड नाम की मंडली हुई जिन्होंने भारतेंदु के नाटकों का मंचन किया और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से मंचन का आरंभ हुआ। शुरुआती दौर आप लगा सकते हो। और नुक्कड़ नाटक इससे सबसे पहले इसकी शुरुआत है। फिर है व्यवसाय रंगमंच। पारसी थिएटर शुद्ध व्यवसाय थिएटर था, यानी व्यवसाय में अपने पारसी थिएटर का जिक्र करना है। इसमें पारसी थिएटर ने मौलिक रंगों की पद्धति का विकास किया। जैसा हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि रंग, मंच, प्रकाश, पर्दे, इन सब का महत्व इसके अंदर होता है। आगा हर्ष, कश्मीरी, राधे श्याम, कथावाचक, नारायण बेताब, लक्ष्मी नारायण लाल जैसे नाटककार इनके नाटकों का मंचन करवाते थे और ये इसी से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए, यानी हमें ये सब नाटककार मिले हैं पारसी थिएटर की वजह से ही। ये दूसरे, इसके बाद विक्टोरिया नाटक मंडली, एफर्ड नाटक मंडली, पारसी नाटक मंडली, ओरिजिनल नाटक मंडली, विक्टोरिया नाटक मंडली, इस प्रकार की बहुत सारी नाटक मंडलियाँ हमें मिली। और देखते ही देखते स्थायी और अस्थायी रूप से 25 से ज़्यादा रंगशालाएँ भी बनी। ये हम स्वतंत्रता से पूर्व की बात हमने की है। अब आते हैं हम व्यावसायिक रंगमंच पर, अव्यावसायिक रंगमंच पर। इससे पहले तो व्यावसायिक में हमने पारसी को पढ़ा, एल्फर्ट और बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। अश्लीलता तथा व्यावसायीकरण की जो वृत्ति थी उसका विरोध
इस मंच ने किया। इसे शोकिया मंच भी कहते थे। शोकिया मंच बनारस, कानपुर, प्रयाग, झांसी अनेक स्थानों पर भारतेंदु जी से प्रेरणा पाकर ऐसे मंच बने। जन नाटक, जिनमें से जन नाटक संघ एक महत्वपूर्ण, एक सार्थक और उपयोगी मंच बना। इसके बाद इप्टा, जो कि 1942 में 42-43 में कानपुर में इसकी स्थापना हुई। कॉलेज और विश्वविद्यालयों में भी नाट्यशाला बनी। इनका मुख्य उद्देश्य इनका जो उद्देश्य था वो सिर्फ और सिर्फ अश्लीलता का और जो व्यापारीकरण हो रखा है नाटकों में, उनको रोकना था। स्वतंत्रता के बाद रंगमंच की बात करते हैं तो स्वतंत्रता के बाद इंडियन पीपल थिएटर, इप्टा की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। इंडियन पीपल थिएटर मूलतः ये राजनीतिक साम्यवादी पार्टी का एक रंगमंची आयाम था। 23 मई 1943 को इसकी स्थापना हुई। बलराज साहनी इप्टा में ही बड़े अभिनेता थे। मानव सुख दुख, बौद्धिकता, तार्किकता के लिए एक बड़ा मंच था। बड़ा दर्शक समूह इसने बनाया। आइए बात करते हैं पृथ्वी थिएटर की। पृथ्वी थिएटर एक नया आयाम शुरू किया जिन्होंने रंग कला, आदर्श समाज, श्रेष्ठ अभिनय इत्यादि में अहम योगदान दिया। पृथ्वी थिएटर ने 1944 में पृथ्वीराज कपूर ने इसकी नींव डाली और हिंदी रंगमंच के लिए इसने राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। आज भी यह अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। जब ये बना तो 100 से ज़्यादा कलाकारों ने इसमें भाग लिया था। भारतीय रंगमंच के विकास का छठा दशक अनेक कारणों से बहुत ही समृद्ध और महत्वपूर्ण कालों में पाया जाता है। सबसे स्पष्ट और सबसे प्रमुख कारण यही है कि इन वर्षों में रंग कला में अनेक शाखाएं खुली, जैसे नाट्य लेखन, अभिनय, निर्देशन, मंच परिकल्पना और प्रकाश व्यवस्था ने विशिष्ट प्रतिभाओं के जरिए प्रौढ़ता प्राप्त कर ली। रंगमंच की ज़रूरतों और अपेक्षाओं को पूरी तरह से ध्यान में रखकर लिखे गए नाटक अत्यंत महत्वपूर्ण आयाम हैं। वो है नुक्कड़ नाटक, जो मैं पहले बात कर चुकी हूँ। जन नाटक मंच और निशांत जैसे बहुसंख्यक नुक्कड़ दलों द्वारा प्रस्तुत नाटक इसी प्रकार के सामूहिक रचना प्रक्रिया को तैयार किए गए हैं। आज हमारे देश में रंगमंच प्राय अव्यावसायिक रूप से क्रियाशील है, इसीलिए विकास की गति थोड़ी सी धीमी है। कलाकार शौकिया रूप से रंगमंच से जुड़े हुए हैं। रंग संस्थाओं के पास मंच के उपकरणों की कमी है। कलाकार भी अच्छे स्तर के नहीं हैं। अव्यावसायिक रंग संस्थाएं नियमित रूप से नाटकों का मंचन नहीं कर पाती हैं, इसलिए नाटक के दर्शक भी तैयार नहीं हो पाते हैं। अव्यावसायिक रंग संस्थाएं अर्थाभाव से दबी हुई हैं। पैसों की उनके पास बहुत ज़्यादा कमी रहती है। कोई अलग से सोर्स नहीं है उनके पास पैसों का। वे अपने कलाकारों को आर्थिक रूप से कोई सहयोग नहीं दे पाते हैं। रंग संस्थाएं अर्थाभाव से हमेशा दबी दिखाई देती हैं। कलाकार भी अपने कार्य के प्रति जब अर्थ या पैसा नहीं मिलता तो वो भी ज़्यादा उत्साह नहीं दिखाते। रंगमंच की एक आवश्यकता के रूप में विकसित करने की अभी ज़रूरत है। आज रंगमंच सहजीकरण की ओर उन्मुख है। बहुत तामझाम अब रंगमंच के लिए आवश्यक नहीं है। अब तो खुले मंच पर भी नाटक सफलतापूर्वक मंचित होते हैं। अयथार्थवादी और प्रतीक रंगमंच ने रंगक्रम को और भी सहज बना दिया है। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।